वेलकम टू एवरीबॉडी। सभी लोगों का स्वागत है। और कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था फैक्ट, और मैंने बताया कि साहब यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं तो दो तरीके के फैक्ट हैं। एक फिजिकल फैक्ट, हिंदी में जिसे आप भौतिक तथ्य कहते हैं, जिसे आप एक्सटर्नल फैक्ट भी कह सकते हैं, बाह्य तथ्य। एंड सेकंड, साइकोलॉजिकल फैक्ट, मनोवैज्ञानिक तथ्य। जिसे आप इंटरनल फैक्ट भी कहते हैं, हिंदी में आंतरिक तथ्य। जैसे नॉलेज, ज्ञान, इंटेंशन, आशय, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल। ये वो तथ्य हैं जिन्हें हम आप अपनी पांच सेंस ऑर्गन से, पांच ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं। आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नोज से स्मेल लेकर, स्किन से महसूस करके, और यदि स्वाद की बारे में बात करें तो टंग से, जीभ से। और बाकी ये इट इज ए मैटर ऑफ कंसाइंसनेस, ये अंतर्मन का प्रश्न है। इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक दशा कैसी थी। आप देखते होंगे, यदि घर में कोई शादी हो तो मानसिक दशा किस परिस्थिति की होती है, और यदि किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए तो मानसिक दशा कैसी होती है। और जिसके घर में कैजुअलिटी हो जाए वहां पर भी जो बहुत अटैच हो उस व्यक्ति से, उसकी मानसिक दशा कुछ और होगी, और जो उससे जितना रिमोट होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, उसकी मानसिक दशा बदलती चली जाएगी। तो ये इट इज ए मैटर ऑफ कंसाइंसनेस। ये तो अंतर्मन का प्रश्न है, कंसाइंस का प्रश्न है। इसका तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि साहब कुछ लोग, जिनका लेना ना देना, वो बिना मतलब चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। आपका कोई रिश्ता नहीं साहब, आपकी कोई नातेदारी नहीं, रिश्तेदारी नहीं। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिला, मेरे एक फ्रेंड हैं, आदेश तोमर, एडवोकेट हैं, तैयारी करते हैं। मैं और वो कोर्ट में जा रहे थे, कचहरी में। मेरे ख्याल से हो गई होंगी 5-6 साल की बात। 2014 में हम लोगों को सर्विस से निकाल दिया गया, डिस्चार्ज सिंपलिसिटर हुआ। उसके 2-1 साल की बात होंगी। एक आदमी मिला, ऐसे ही जिक्र आ गया, वो मुझे नहीं जान रहा, मैं उसे नहीं जान रहा, ऐसे ही जिक्र आ गया कि भाई वो कहाँ आजकल की, भाई वो तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भाई बड़ा दुख हुआ हमें तो। उसने कहा भाई जानता है तू उसे? कि नहीं मैं तो नहीं जानता। कि फिर भाई दुख कैसे हो सकता है? मैं भी जबकि साथ ही था। जानते हो तुम मिस्टर भानु प्रताप सिंह को? नहीं। ये है मिस्टर भानु प्रताप सिंह। बताओ कौन रिश्तेदार हो तुम, उनके यार हो, मित्र हो, नातेदार हो? तुम्हें किस बात का दुख हुआ भाई? तो ये अंतर्मन का प्रश्न है, इसके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम ने। तो बेंथम के क्लासिफिकेशन को एक्ट में अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा हमने फैक्ट के दो क्लासिफिकेशन और पढ़े, फैक्टम, प्रोबेंडम। एंड फैक्टम प्रोबेंड्स। ये वो प्रिंसिपल फैक्ट हैं जिस पर पार्टीज के राइट्स
ड्यूटीज, लाइबिलिटीज निर्भर करती हैं। ये वो प्रिंसिपल फैक्ट्स हैं जिन्हें साबित किया जाना जरूरी है। ये वो प्रिंसिपल फैक्ट्स हैं जिन्हें पार्टीज रिलीफ प्राप्त करने के लिए प्रूव करेगा, और ये वो एविडेंशियरी फैक्ट्स हैं जिनसे इन तथ्यों को साबित किया जाता है। सिंपल भाषा में कहूं तो ये फैक्ट एंड इशू हैं, विवादक तथ्य, विवाद के विषय, जो सिविल में इश्यूज कहलाते हैं और क्रिमिनल में चार्ज कहलाते हैं। और ये एविडेंशियरी फैक्ट हैं जिसे आप रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं, या जिन्हें आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। ठीक, अब लेट अस कम टू दी इलस्ट्रेशंस। जरा इलस्ट्रेशंस पर आते हैं। फैक्ट के नीचे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। फैक्ट एफ में डिफाइन है ना, एफ से फैक्ट 21F। देखिए लिखता है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज ए फैक्ट। कोई भी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा जान सकते हो, वो सब तथ्य है। तो साहब कि हमने कहा कि देखिए ये गमले कितने सुंदर तरीके से, अभी अगर आप कोचिंग के सामने वाले कोठी को देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, कि देखिए गमले कितने अच्छी तरीके से अरेंज किए हुए हैं, और देखिए कुछ गमले वहां पर भी रखे हुए हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या है, फैक्ट है। हमने कहा ये क्या है साहब, ये ब्लैक बोर्ड है। नहीं, ये फैक्ट है एज पर दी इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या है साहब, ये भी फैक्ट है। कोई भी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध। अवस्था से मतलब कि ये नई है कि पुरानी है, किस कंडीशन में है, और संबंध ये किसकी है, मेरी है कि आपकी है। आगे लिखता है दैट ए पर्सन हर्ड और सो समथिंग इज ए फैक्ट। किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या कुछ देखा, वो भी फैक्ट है। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, वो भी फैक्ट है। यह है कि कोई व्यक्ति फला राय रखता है, उसकी फला ओपिनियन है, फला इंटेंशन है, गुड फेथ है, फ्रॉडुलेंटली कार्य करता है, वो सब फैक्ट है। बस ये जो फोर्थ कैटेगरी वाले फैक्ट हैं, ये बेसिकली कैसे फैक्ट हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब यदि आप पुराने वाले एक्ट को देखते हैं तो वहां भी फैक्ट डिफाइन था, और वहां पर जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, वहां भी ऐसे 4 हुआ करता था। उसमें लिखा दैट ए मैन होल्ड्स ए सर्टेन ओपिनियन, और उसके नीचे एक और इलस्ट्रेशन दिया हुआ था ई। यहां पर कितने दृष्टांत थे, 4 नए एक्ट में। पुराने एक्ट में कितने दृष्टांत थे, 5। और पांचवा था दैट ए मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन इज ए फैक्ट, कि फला व्यक्ति फला ख्याति रखता है, वो एक तथ्य है। उस इलस्ट्रेशन को यहां से हटा दिया गया। रेपुटेशन को फैक्ट में अब शामिल नहीं माना गया। लिख लो नोट करके। नाउ रेपुटेशन इज नॉट ए फैक्ट। अब ख्याति तथ्य की परिभाषा में नहीं आता। बेयर एक्ट पे नोट किया करो, छोटी बात है। तो अभी आपने क्लासिफिकेशन देखा फैक्ट का, फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन देखा आपने फैक्ट का, फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंस। One another classification of fact is fact and issue and relevant fact। विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य।
एक ये भी क्लासिफिकेशन एक्ट में दिया गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि साहब विवादक तथ्य क्या है और रेलिवेंट फैक्ट क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है। ठीक, अगर इस वाले क्लासिफिकेशन को पढ़ो तो ये तो फैक्ट में है ही, बेंथम के क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया गया। यदि इस वाले क्लासिफिकेशन को देखो तो ये हमें ओवरऑल देखने को मिलता है इस फॉर्म में, ये और ये एक ही बात है। फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्ट इन इशू, फैक्टम प्रोबेंड्स, रेलिवेंट फैक्ट। इस वाले क्लासिफिकेशन को इस रूप में एक्ट में रखा गया। इज दिस क्लियर? तो लेट अस कम टू दिस सी द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। जी, आइए जरा इस पर देखिए। सेक्शन 21G of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिफाइन द वर्ड फैक्ट इन इशू एंड इज स्टेटेड, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझना है। लिखता है फैक्ट इन इशू मींस एंड इंक्लूड्स, यानी कि एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है और उसमें क्या शामिल है। लिखता है एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other fact the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। आप अब समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी सूट की बात करते हैं, सूट से मतलब है सिविल सूट, और प्रोसीडिंग्स कार्यवाही से मतलब है दांडिक कार्रवाई। इज दिस क्लियर? किसी भी सिविल सूट में, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पार्टीज किसी राइट को लेकर आपस में झगड़ते हैं, किसी लाइबिलिटीज को लेकर आपस में लड़ते हैं, किसी डिसेबिलिटी को लेकर प्रश्न पैदा होता है, और इस राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी को एक पक्षकार एजर्ट करता है और दूसरा पक्षकार उससे डिनाई करता है। इज दिस क्लियर? एक व्यक्ति कहेगा ये मकान मेरा है, दूसरा कहेगा नहीं इसका नहीं है, मेरा है। एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा कि इसने चोरी की है, तो फिर उसकी लाइबिलिटी बनेगी, दूसरे को रिलीफ मिलेगा। तो कोई भी सूट हो, चाहे सिविल सूट हो, क्रिमिनल सूट हो, उसमें इन्हीं को लेके प्रश्न पैदा होगा, राइट को, अधिकारों को, उत्तरदायित्वों को, निर्योग्यताओं को। और एक पक्षकार इनके बारे में कहेगा और दूसरा इससे मना करेगा। और जिस तथ्य से इसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता हो, वो तथ्य कहलाता है फैक्ट इन इशू। यानी कि फैक्ट इन इशू मीन्स एनी फैक्ट, कोई भी ऐसा तथ्य जिससे अकेले से ही इज दिस क्लियर, या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स किसी वाद या कार्रवाई में किसी अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता जिसको एक पक्षकार द्वारा कहा गया, दूसरे द्वारा इंकार किया गया, उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के विषय में पता चलता हो, वो फैक्ट कहलाता है फैक्ट इन इशू। इज दिस क्लियर? देखो समझो, ये लिखता है
फैक्ट इन इशू मीन्स एनी फैक्ट जो या तो अकेले ही इस काम को कर दे, इन्हें प्रूव कर दे या डिसप्रूव कर दे, या अकेले से काम नहीं चल रहा, किसी दूसरे और फैक्ट्स के साथ मिलकर काम करे। कभी कभी आप देखते होंगे कि साहब सिविल सूट्स में एक ही फैक्ट का इशू बना, विवाद का एक ही बिंदु है, उससे पूरा केस निपट गया। और कभी कभी कई सारे इश्यूज बनते हैं, सारे मिलकर विवाद निपटाते हैं। है कि नहीं? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लॉट है और इस पर ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, और इसने क्या कहा कि साहब ये प्लॉट मेरा है, बट बी इस प्लॉट को अपना कहता है। फिर दूसरी बात कही कि साहब इस प्लॉट पर बी ने रोंगफुली पोजेशन कर लिया, और अगर मैं कब्जे मैं जाता हूं प्लॉट पर तो मेरे साथ साहब लड़ाई झगड़ा करता है। तो एक तो मेरे हक की घोषणा की जाए, टाइटल की, कि ये प्लॉट किसका है, मेरा है। और दूसरा बी से मुझे क्या दिलाया जाए, कब्जा, पोजेशन। ठीक जी। और तीसरा, इन फ्यूचर भी बी को हमेशा के लिए रोक दिया जाए कि वो मेरे सेटल्ड पोजेशन में कोई भी इंटरफेयर ना करे, यानी कि इंजंक्शन। अब इस केस में जो बेसिक विवाद का विषय है वो हक को लेकर है, पोजेशन को लेकर है, इंजंक्शन को लेकर है। तो यहां कितने फैक्टन इशू है, 3। तो ये तीनों फैक्टन इशू मिलकर इस या इस व्यक्ति के राइट्स, लायबिलिटीज या डिसेबिलिटीज के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को साबित कर देंगे। अगर ये तीनों इश्यूज डिसाइड हो जाएं तो कहने का मतलब है इस मुकदमे में निर्णय आ जाएगा। पार्टीज के, वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, पार्टीज के अधिकार क्लियर हो जाएंगे, किसका क्या अधिकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान के चलिए हक तो डिसाइड कर दिया कोर्ट ने और कब्जा नहीं दिलाया, तो अभी भी एक इशू रह गया कि नहीं रह गया? अभी इसका मतलब डिस्प्यूट तो डिसाइड नहीं हुआ, अभी विवाद डिसाइड हुआ ही नहीं, अभी पार्टीज के राइट फाइनली डिसाइड नहीं हुए। और अगर ये एग्रीकल्चर लैंड हुआ होता तो इसने कहा कि जितने दिन साहब ये लैंड इसके कब्जे में रहेगी, इसने कुछ कमाया भी तो होगा, कोई क्रॉप कल्टीवेट की होगी, फसल पैदा की होगी, तो साहब मुझे मीन प्रॉफिट भी दिलाया जाए। अंतकालीन लाभ, क्यों जी, आपने 4 साल तक मेरी जमीन दबा के रखी तो आपने उससे बेनिफिट नहीं लिया क्या? तो वो कौन वापस करेगा? एक इशू ये भी हो सकता है। तो फैक्टन इशू का मतलब है कोई भी ऐसा तथ्य जिससे खुद अकेले से या दूसरे तथ्यों के साथ मिलकर किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के, जिसे किसी वाद या कार्रवाई में एक पक्षकार के द्वारा अभिकथित कहा गया हो, दूसरे के द्वारा इंकार किया गया हो, उसके अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य होती हो, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता हो, उसके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता हो, उसकी नेचर के बारे में पता चलता हो, उसके एक्सटेंट के बारे में पता चलता हो कि आपका अधिकार कहां तक है। आपने ये भी कह दिया कि साहब जब तक ये प्रॉपर्टी इसके कब्जे में रही, इसने इतना पैसा कमाया इस प्रॉपर्टी से, वो पैसा मुझे वापस दिलाया जाए, प्लस मुझे 12% इंटरेस्ट दिलाया जाए। 4 साल तक आपने गन्ने की फसल पैदा की और जमीन मेरी थी साहब, और 4 साल में आपने 10 लाख रुपए का गन्ना पैदा किया, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। तो 10-12% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिलाओ। अब इंटरेस्ट दिलाना किसका काम होगा साहब? कोर्ट का। अब कोर्ट कितना दिलाए, 4% दिलाए कि 6% दिलाए कि 8% दिलाए कि 10% दिलाए कि 12% दिलाए, एक्सटेंट क्या होगा, विस्तार क्या होगा, कहां तक आप इंटरेस्ट पाने के अधिकारी हैं। आपने 10 लाख रुपए मांग लिए मीन प्रॉफिट के, कोर्ट आपको 10 ही थोड़ी दिला देगा। हो सकता है कोर्ट
जब इंक्वायरी करे तो पता चले आप 2 लाख के अधिकारी हो, तो किस एक्सटेंट तक आपका अधिकार बनता है, किस विस्तार तक, उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए। 4 चीजें लिखी हुई है ना, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार। एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। आपका राइट है कि नहीं है, एक बात, और अगर है तो किस प्रकृति का है साहब, दूसरी बात, और अगर है तो कितना है, तीसरी बात। देखो जैसे सिंपली समझो, मान के चलिए ए बी सी डी 4 लोग हैं। एक व्यक्ति ए ने इन 3 लोग बी सी डी के खिलाफ पार्टीशन सूट फाइल किया कि साहब ये जो लैंड है इसमें मेरा भी शेयर है और मेरा शेयर मुझे दिलाया जाए। तो क्या सवाल पहले तय होना चाहिए कि क्या वास्तव में ए का इस प्रॉपर्टी में कोई शेयर है, कोई हिस्सा है? अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो फिर दूसरा सवाल उठेगा, हाउ मच, कितना, आधा है कि 1/4 है कि 1/3 है, 10% है कि 5% है। पहले तो आप हिस्सेदार हो, हकदार हो, तो दूसरा सवाल पैदा हुआ कितना भाई। चलो ये पता चला कि साहब हाफ है, तो कौन सा भाई, ये वाला हाफ कि ये वाला हाफ। तो तीसरा सवाल ये भी पैदा होगा साहब। तो ये नेचर और एक्सटेंट की बात कर रहा है। तो ये कहता है कि साहब विवादक तथ्य का मतलब, यदि हम बिल्कुल सिंपलीफाई करें तो फैक्ट एंड इशू का मतलब होता है दो पक्षकारों के बीच विवाद का विषय, बिल्कुल सिंपल भाषा में। और वो विवाद का विषय ऐसा विषय है, ऐसा डिस्प्यूटेड फैक्ट है जिसपे पार्टीज के राइट, लाइबिलिटीज, डिसेबिलिटीज निर्भर करती हूं। विवादक तथ्य मतलब विवाद का विषय जिस पर पक्षकारों के अधिकार, दायित्व और निर्योग्यताएं टिकी हुई हों। इसका मतलब यदि उस विवाद के विषय को डिसाइड करें तो पक्षकारों के राइट डिसाइड हो जाएंगे, पक्षकारों के अधिकार डिसाइड हो जाएंगे, उनके दायित्व डिसाइड हो जाएंगे, उनकी निर्योग्यताएं डिसाइड हो जाएंगी। और न केवल डिसाइड हो जाएंगे बल्कि यह भी पता चल जाएगा कि उनके अधिकारों की प्रकृति कैसी है और कितना विस्तार है। ये तो डिसाइड हो ही गया कि हाँ शेयर है, बट कितना है और किस जगह पर है ये भी डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसा तथ्य जो इस काम को अकेले कर देता हो या दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर करता हो, वो तथ्य कहलाता है विवादक तथ्य। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब देखो, हम लोग कुछ चीजें हमें हूबहू रटनी होती है, लेकिन रटी हुई चीजें या याद करी हुई चीजें बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप बता भी पाओ, एक्सप्लेन भी कर पाओ। अब आपसे एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछ लिया कि साहब व्हाट इज द डिस्प्यूटेड फैक्ट, तो आप आए बाएं आले बाले गाने लगे क्योंकि भूल गए आपने जो याद किया था। बता रहे हैं कुछ का कुछ, सिंपल ही बिल्कुल बताओ, सिंपल भाषा में। तो फैक्ट एंड इशू का मतलब होता है पार्टीज के बीच जो विवाद का विषय है और जिस पर पार्टीज के राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, डिसेबिलिटीज निर्भर करते हैं। और यदि ये विवाद का विषय तय हो जाता है तो पक्षकारों के अधिकार, दायित्व, निर्योग्यताएं फाइनली निर्धारित हो जाती है। खत्म कहानी। क्या दिक्कत है? इज दिस क्लियर? आइए जरा इस पे एक एक्सप्लेनेशन है। देखिए लिखता है, whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। तो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड हमारे पास कौन सा कानून है आज की तारीख में? सीपीसी। तो इसका मतलब यह हुआ कि whenever under the provision of the CPC any court records an issue of fact। सीपीसी के प्रावधानों में जब न्यायालय कोई इशू बनाता है तो द फैक्ट टू बी एजर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज ए फैक्ट इन इशू।
सीपीसी के प्रावधानों के अधीन जब न्यायालय किसी विवादक तथ्य को बनाता है, विरचित करता है, तो उस विवादक तथ्य के संदर्भ में, उत्तर में जो कहा जाए या जिससे मना किया जाए वो भी विवाद का विषय होता है। आप जानते हैं कि साहब ऑर्डर 14 सीपीसी में इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। इज दिस क्लियर? आप ये भी जानते हैं ऑर्डर 14 रूल 3 में कि वो मटेरियल क्या है जिसके आधार पे इश्यूज बनते हैं सीपीसी में, सिविल मामलों में। और वो मटेरियल क्या है साहब? दोनों पक्षकारों के अभिवचन, प्लेंट और डब्ल्यूएस। दोनों पार्टीज ने जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स, दोनों पार्टीज ने जो इंटेरोगेशन में आंसर दिया था, दोनों पार्टीज ने जो ओथ पर स्टेटमेंट कहे, इन सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट इशू फ्रेम करता है। तो जाहिर सी बात है इनमें ही एक पक्षकार ने कुछ कहा होगा, दूसरे ने डिनाई किया होगा। वादी ने कहा होगा कि साहब ये मकान मेरा है और बी जो है इसका किराएदार है, प्लेंटिफ कह रहा है। और अपने डब्ल्यूएस में बी कह रहा होगा नहीं जी मैं किराएदार नहीं हूं, मैं तो मालिक हूं। ए का कोई मतलब ही नहीं है इससे, ये तो मैंने ए के फादर से खरीद लिया था मकान। तो सवाल यहीं से इशू पैदा हो गया कि क्या विवादित भूमि का मालिक वादी है। इज दिस क्लियर? अगर ये बात डिसाइड होगी और ये पॉजिटिवली डिसाइड होगी तो कौन मालिक हो जाएगा? ए। और अगर ये नेगेटिवली डिसाइड होगी तो इसका मतलब ए मालिक नहीं है। अगर ये बात नेगेटिवली डिसाइड हुई तो इसका क्या मतलब हुआ? ए मालिक नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बी मालिक है। तय उसका होता है जो पैसे खर्च करता है। इज दिस क्लियर? अब जब आप अपने प्लेंट में प्लीडिंग्स लिखते हैं तो आप लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, उधर डब्ल्यूएस में प्लीडिंग्स आई, कुछ को एडमिट किया, कुछ को डिनाई किया। तो जो डिनाई कर रहा है, एजर्ट कर रहा है, एजर्ट डिनाई के पर्पज में लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां से इश्यूज बनता है। तो यही बात एक्सप्लेनेशन कहता है कि जब सीपीसी के किसी प्रावधान के अधीन, मतलब ऑर्डर 14 के अधीन न्यायालय किसी विवादक विषय को बनाता है, तब उस विवादक विषय के उत्तर में जिस भी तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह भी विवाद का विषय होता है, वो भी विवादक तथ्य होता है। इज दिस क्लियर? अब ये लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है देख के कि आप समझ रहे हैं कि सब जब इश्यूज फ्रेम हुआ, बेसिकली जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा है वो प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकली जब इश्यूज फ्रेम होंगे तो कोर्ट प्लीडिंग्स पढ़ रहा है, डब्ल्यूएस पढ़ रहा है, प्लेंट पढ़ रहा है, डब्ल्यूएस पढ़ रहा है, डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, बाकी ओथ पे किए गए स्टेटमेंट देख रहा है और देख रहा है कहाँ कहाँ कंट्राडिक्शन आ रहा है। एक ने कोई बात कही, दूसरे ने मना कही, इशू बन गया। अगर एक ने वही बात कही, दूसरे ने भी वही बात कही, तो इशू का मतलब ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा ये मेरा है और आपने भी कहा हाँ जी ये आपका है, तो क्या विवाद रह गया? कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये मेरा है और आपने कहा ये मेरा है, इश्यूज अराइज हो गया, फिर ये है किसका? इज दिस क्लियर? तो यहाँ यही बताने की बात कर रहा है कि साहब जब जब कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है, एक इश्यूज फ्रेम कर रहा है, तो उस इश्यूज के उत्तर में भी जिस फैक्ट के बारे में कहा गया हो, नहीं कहा गया हो, वहां से भी इश्यूज बन सकता है, वो भी विवाद का विषय हो सकता है। ठीक, आइए जरा इलस्ट्रेशन पे देखिए। लिखता है ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए पर बी की हत्या का अभियोग है। उसके ट्रायल में क्या क्या विवाद का विषय हो सकता है? पहला विषय है दैट ए कोज्ड बीज डेथ, यह है कि कै ने कै की मृत्यु कारित की। दूसरा यह है कि कै का इंटेंशन कै की मृत्यु कारित करने का था।
तीसरा इशूज यह है कि कै को खे से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। चौथा यह है कि मृत्यु कारित करते समय कै चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। सवाल क्या है, क्या ए ने बी की हत्या की? तो प्रोजिक्यूशन की ओर से तो यही कहा जाएगा कि साहब ए का इंटेंशन बी की हत्या कारित करने का था। तो पहला इशू यही बनेगा, क्या ए का आशय बी की हत्या करना था? और बी की ओर से कहा जाएगा नहीं साहब, मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, मैं तो उस वक्त अनसाउंड माइंड था, पागल था। तो सवाल उठेगा, क्या ए अपराध करते समय चित्त विकृत था? या बी की ओर से डिफेंस लिया गया कि साहब जब मैं वो कार्य कर रहा था, मैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कार्य कर रहा था। तो क्या ए ए की ओर से, अभियुक्त की ओर से, क्या ए आरपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य कर रहा था? या ए कह रहा है कि साहब मैंने अपराध नहीं किया, बल्कि बी ने मुझे सडन और ग्रेव प्रोवोक किया था, अचानक और गंभीर प्रकोपन, अचानक और गंभीर तरीके से गुस्सा दिला दिया था, और उस गुस्से के वशीभूत होकर उस प्रोवोकेशन में मैंने ये काम कर दिया। तो क्या ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था? यही तो इश्यूज होंगे, यही तो विवाद के विषय होंगे। जब हम टेक्निकल टर्म में आ जाते हैं ना, तो थोड़े से हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने माइंड को लेके कि साहब हम तो कानून पढ़ रहे हैं, और वो भी जज बनने के लिए पढ़ रहे हैं, मजिस्ट्रेट बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी ये है कुछ नहीं। अभी दो बालक आपस में लड़ रहे हो नीचे, और आप नीचे क्लास के बाद जा रहे हो और आप उन्हें पकड़ ले, हाँ भाई इधर आओ, क्या क्या बात है बताओ, कि जी इसने मेरा बैग छीन लिया। वो कहेगा नहीं बाबूजी मैंने बैग नहीं छीना, तो मेरा ही है, कल इसने छीन लिया था। तो आपके सब समझ में आना शुरू हो जाएगा कौन कौन से इश्यूज हैं। कि इन दोनों में लड़ाई का विषय बैग है। एक कह रहा है कि ये मेरा है, ये कह रहा है इसने कल छीन लिया था। तो पहला इश्यूज, क्या ये बैग इसने आज छीना, क्या ये बैग उसने कल छीना, यही तो इश्यूज होंगे, ये यहीं पे। जब दो बच्चों की शादी होती है, मेल फीमेल की, पहला 1 ईयर एडजस्टमेंट का होता है, पहला 1 साल। कानून भी ये कहता है कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर डाइवोर्स के लिए कोई पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी, इवन दो मैरिज इज सोलेमिनाइज्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज की बात छोड़ दो, अगर स्पेशल मैरिज भी किया, इसमें खटपट होगी दोनों में। और कई बार तो इतनी हो जाएगी कि साहब महिला की तरफ से भी 4-5 आदमी आ जाएंगे, और मेल की तरफ से भी 4-5 आ जाएंगे। वैसे तो इसके घर पे ही चढ़ाई करेंगे, मेल की घर पे ही, जिम्मेदारी इसकी ज्यादा है, पर्सनल लाइबिलिटी है। सब इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इस महिला को बुला लिया जाएगा, हाँ बेटा आओ, बताओ क्या दिक्कत है। ये कुछ नहीं बोलेगी उस वक्त, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है, ये सौम्य है, सरल है। ये उस वक्त बोलती है जब कोई नहीं होता, वरना एविडेंस बन जाएगा। उस वक्त कुछ नहीं बोलेगी। तो फिर ये पूछेंगे 8 लोग जो हैं, क्या लड़का तुम्हें मारता पीटता है, क्रूअलिटी करता है? नहीं जी। क्या ये कुछ कमाता नहीं है? नहीं कमाते हैं जी। क्या कमाई में से तुम्हें कुछ नहीं देता, खर्चा पानी? देते हैं जी। कुछ नशा वसा करता है? नहीं। समय से घर पे नहीं आता? आता है जी।
और कोई व्यवहार बुरा करता है तुम्हारे साथ? नहीं। इश्यूज नहीं मिल रहा अभी ने। तो बेटा इश्यूज क्या है? तो बताएंगे जब इनका फोन आता है उठ के बाहर को चले जाते हैं, मेरे पास बैठ के फोन नहीं करते, सुनते। ये इश्यूज निकल के आया कि जी जब फोन आता है, जैसे फोन आएगा ये चुपचाप कान पे फोन लगा के बाहर को निकल लेते हैं। अगर मैं इनके नजदीक लगती हूँ तो आवाज कम कर लेते हैं। अब ये इश्यूज नहीं है बेसिकली, क्योंकि इन पर पार्टीज के राइट निर्भर नहीं कर रहे। इस बात से शादी नहीं टूट सकती साहब कि साहब फोन आते ही बाहर निकल जाते हैं, इस बात से शादी नहीं टूट सकती। इससे पार्टीज का राइट डिसाइड नहीं हो सकता। और राइट ये कि क्या अब ए और बी का विवाह विच्छेद कर दिया जाना चाहिए, इस बात पे। और इश्यूज क्या है? जी रोटी बस दो ही खाते हैं, पता नहीं ने मेरे हाथ की अच्छी नहीं लगती क्या, बाहर खा के आते हैं क्या? अरे दो की ही भूख है उसे, उसकी डाइट इतनी है। और इशू क्या? जो भी बना देती हूँ वही खा लेते हैं, कभी पसंद ही नहीं बताते अपनी। ये भी दिक्कत है, कभी कोई कमी नहीं निकालते। मुझे लगता है इसलिए मुझे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो कमी भी निकालते। ये इश्यूज थोड़ी है साहब, मैं रहना नहीं चाहती इनके साथ में। तो विवाद का विषय तो साहब अगर हिंदू थे तो फिर एडल्ट्री, क्रुअल्टी, डिजर्सन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वेनीरियल डिजीज, रिलीजियस एंडोमेंट और 7 ईयर से लापता, ये विवाद का विषय होना चाहिए था कि एडल्ट्री करता है, क्रुअलिटी करता है, डिजर्ट कर दिया मुझे इसने, अनसाउंड माइंड का है ये वेनीरियल डिजीज से पीड़ित है साहब, एड्स वगैरह से, इसने साधु सन्यासी बन गया है, या ये 7 साल से लापता। ये है इश्यूज तो जिन पे डाइवोर्स होता है, ये थोड़ी इश्यूज है। और वो सब पूछे थे यहाँ, ये सब क्रुअलिटी में आ रहे थे कि शराब पीता है, पैसे नहीं देता, झगड़े करता है, मारपीट करता है, वो आप बता नहीं रहे हो, तो इश्यूज मिल नहीं रहा। तो इश्यूज का मतलब क्या है साहब? विवाद का विषय जिस पर पक्षकारों के अधिकार टिके हुए हों। कोई भी इश्यूज नहीं हो सकता, कोई भी विवाद का विषय नहीं हो सकता जिस पर पक्षकारों के राइट निर्भर करते हो कि अगर इस बिंदु को हमने डिसाइड किया तो पक्षकारों के बीच जो विवाद है वो समाप्त हो जाएगा, पक्षकारों के अधिकार निर्धारित हो जाएंगे, उनके अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा कि किसको ये अधिकार है, उनके अनस्तित्व के बारे में भी पता चल जाएगा कि ये अधिकार किसका नहीं है। ये भी पता चल जाएगा कि इस अधिकार की प्रकृति कैसी है, और ये भी पता चल जाएगा कि ये अधिकार कितना है, एक्सटेंट कितना है इसका। तो विवादक तथ्य का मतलब एक ऐसा तथ्य है जो अकेले ही इस काम को कर दे, या दूसरे तथ्य के साथ मिलकर किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता जिसको वाद या कार्रवाई में एक पक्षकार ने कहा हो, दूसरे ने इनकार किया हो, जिससे उसकी प्रकृति का, उसके विस्तार का, उसके अस्तित्व का, उसके अनस्तित्व का पता चलता हो, वही विवाद का विषय होगा। इज दिस क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि साहब ये इश्यूज आते कहां से हैं? तो देखो साहब, हिंदू मैरिज एक्ट में आपने शादी की तो हिंदू मैरिज एक्ट में ही डाइवोर्स के ग्राउंड लिखे हुए हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है, सारभूत विधि है। मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि वो कानून जो आपके अधिकारों की बात करता हो, जो आपकी ड्यूटीज की बात करता हो, जो आपकी लाइबिलिटीज की बात करता हो, जो आपके इम्यूनिटीज की बात करता हो, जो आपके प्रिविलेजेस की बात करता हो, वो सारभूत कानून होता है, सब्सटेंटिव लॉ होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 73 ये कहता है कि साहब ए और बी के बीच यदि कॉन्ट्रैक्ट है और यदि बी भंग करेगा तो ए को डैमेजेस का राइट होगा, संविदा भंग पर प्रतिकर पाने का इसका अधिकार होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार भी किसने दिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दिया। तो राइट भी कौन दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
और यदि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो रिलीफ भी कौन दे रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सवाल यह है कि साहब इस रिलीफ को कैसे प्राप्त करें? तो सीपीसी में जाएंगे। तो सीपीसी ये कहती है कि पहले प्लेंट दाखिल करेगा प्लेंटिफ, उसका उत्तर डब्ल्यूएस के माध्यम से दूसरी पार्टी देगी, और फिर मैं दोनों को पढ़ूंगा, दोनों की बातें मेरे सामने आ गई हैं, और मैं देखूंगा इनके बीच विवाद का विषय है क्या। तो साहब ए ने कहा कि मैंने फला डेट को बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था अपने प्लेंट में, और बी ने कहा कि साहब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, बट बाद में एक मौखिक करार के द्वारा, एक ओरल एग्रीमेंट के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था। अब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में नहीं है। तो पहले इश्यूज यही बना, क्या ए और बी के बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यही इशू है। फिर दूसरा है कि क्या वो वैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक ओरल एग्रीमेंट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद ए कहता है कि साहब बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, और बी कह रहा है कि जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं तो मैंने ब्रीच किया ही नहीं। फिर सवाल तीसरा पैदा हो गया, क्या ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिनांकित फला को, डेटेड फला को ब्रीच किया, भंग किया? ये इश्यूज कहां से बन के आ रहे हैं साहब? ये इश्यूज सब्सटेंटिव लॉ से निकल के आ रहे हैं। ये बनाए तो सीपीसी के माध्यम से जा रहे हैं, बट ये इन इश्यूज पर क्या टिका हुआ है? पक्षकारों के राइट टिके हुए हैं, पक्षकारों की लाइबिलिटीज टिकी हुई है, पक्षकारों की डिसेबिलिटी निर्भर करती है, और राइट, डिसेबिलिटीज, इम्यूनिटीज, ये सारी कौन दे रहा है? सब्सटेंटिव लॉ। तो साहब जब इश्यूज फ्रेम होते हैं, इश्यूज निकल के आते हैं सब्सटेंटिव लॉ से, ये सारभूत विधि के भाग होते हैं। इज दिस क्लियर? जहां से आपको कुछ मिला उसी पे तो सवाल पैदा होगा कि ये अधिकार था, इसने इस अधिकार को भंग कर दिया। ठीक है, हेडिंग डालिए फैक्ट इन इशू और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन द टर्म, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन द टर्म फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को ऐसे सिंगल कोमाज में बंद करके अंडरलाइन करना। लिखिए, साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य, भाई क्या लिखा? इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लिखो, इसे तो लिखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और सेक्शन 2 है तो 21G, हाँ ठीक करो, सेक्शन 21G ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, सेक्शन 21G ऑफ बीएसए डिफाइन द टर्म फैक्ट इन इशू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21G में विवादक तथ्य को, विवादक तथ्य वही सिंगल इन्वर्टेड कोमा जो उसके नीचे अंडरलाइन, विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, इसी पैराग्राफ में लिखते चले जाओ, इस धारा के अनुसार विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स, इस धारा के अनुसार विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है के बाद लगाओ हाइफन ऐसे, और उसके नीचे फिर ऐसे डबल कोमाज में, इन्वर्टेड कोमाज में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो अपने आप लिखनी है आपको बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है ना, वो अपने आप लिखनी है। फिर उसके बाद जैसे बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है बीच में दृष्टांत, वो डालना है और वो इलस्ट्रेशन लिखना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जमाल, समझ में आई बात? ठीक है, अब जहां इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, मतलब 10-12 लाइन छोड़ दो, उसके बाद से लिखना शुरू करो। लिखो, ए फैक्ट इन इशू इज कॉल्ड, ए फैक्ट इन इशू इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फैक्ट
ब्रैकेट में फैक्टम प्रोबेंडम, विवादक तथ्य वास्तव में मुख्य तथ्य होते हैं। मुख्य तथ्य, विवादक तथ्य वास्तव में मुख्य तथ्य, और मुख्य तथ्य के बाद ब्रैकेट में फैक्टम प्रोबेंडम। ऐसे ब्रैकेट बंद, विवादक तथ्य मुख्य तथ्य होते हैं। फैक्ट एंड इशू इज कॉल्ड, या विवादक तथ्य मुख्य तथ्य कहे जाते हैं, ये ज्यादा उचित शब्द है, कहे जाते हैं। फुल स्टॉप। इट इज डिस्प्यूटेड फैक्ट बिटवीन द पार्टीज। इट इज डिस्प्यूटेड फैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ये पक्षकारों के बीच विवाद का विषय होते हैं। ये पक्षकारों के बीच विवाद का विषय होते हैं। इट इज डिस्प्यूटेड फैक्ट बिटवीन द पार्टीज, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी फैक्ट, इन अदर वर्ड्स, उसी पैराग्राफ में एक में है ना, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी फैक्ट which a plaintiff must prove in order to get relief, which a plaintiff must prove in order to get relief in his favor, or in his favor, or must prove in order to get relief in his favor, or which a defendant may prove to defeat the suit, becomes a fact in issue. Or defendant, which a defendant may prove to defeat the suit, may prove to defeat the suit, becomes a fact in issue. दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, इसी पैराग्राफ में है ना, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऐसे तथ्य जिन्हें वादी द्वारा अपने पक्ष में उपचार प्राप्त करने के लिए साबित करना होगा, ऐसे तथ्य जिन्हें वादी द्वारा अपने पक्ष में उपचार प्राप्त करने के लिए साबित करना होगा, और वादी द्वारा अपने पक्ष में उपचार प्राप्त करने के लिए साबित करना होगा, और प्रतिवादी द्वारा वाद को विफल करने के लिए, और प्रतिवादी द्वारा वाद को विफल करने के लिए अपने पक्ष में साबित करना होगा, प्रतिवादी द्वारा वाद को विफल करने के लिए अपने पक्ष में साबित करना होगा, विवादक तथ्य कहलाते हैं। आगे लिखिए, फैक्ट एंड इशू विल डिपेंड अपॉन द प्रोविजंस। फैक्ट एंड इशू, बेटा जी एक ही पैराग्राफ में लिखो, आप अपनी मत चलाओ, यहां से मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी कह रहा हूं मैं, तो ऐसा लिखते हो सेम पैराग्राफ, यही तो ठीक करना है। कल एक लेक्चर दिया तो था इस पे, पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिख रहे हो, एक लाइन यहाँ लिखी, फिर यहाँ लिखी, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, तो ये तो मुझे दूसरा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। वैसे तो नियम होते हैं पैराग्राफ लिखने के भी। अगर आप लिख रहे हैं, एक तरीका तो ये है कि आप बिल्कुल ऐसे लिख रहे हैं कि आपने 4 लाइनें लिखी, यहां छोटा, तो आप 2-3 लाइनें छोड़ दो, अगर ऐसा ही लिख रहे हैं। ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है फॉर्मेटिंग,
ठीक जी। एक दूसरा रूल ये कहता है कि साहब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और आधे से कम में यहां तक, मतलब 1/4 में अगर आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो दूसरा फिर यहां से शुरू करो। यहां अगर खत्म हो रहा है तो फिर यहां से शुरू करो। दिखना चाहिए अलग अलग चीजें, ये तो बेसिक रूल्स हैं ना। क्या लिखा साहब? फैक्ट एंड इशू विल डिपेंड अपॉन द प्रोविजंस ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ एप्लीकेबल टू द मैटर। विवादक तथ्य ऑफ द मैटर एप्लीकेबल, सब्सटेंटिव लॉ एप्लीकेबल टू द मैटर। विवादक तथ्य सारभूत विधि के उस प्रावधान पर निर्भर करते हैं। विवादक तथ्य सारभूत विधि के उस प्रावधान पर निर्भर करते हैं जो पक्षकारों पर, जो जो मामले पर लागू होती है, जो मामले पर लागू होती है। यह पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों का आवश्यक भाग होते हैं। इट इज इट इज द एसेंशियल पार्ट्स इट इज द एसेंशियल पार्ट, यह पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का आवश्यक भाग होते हैं। इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार समझते हैं। किसी भी केस में, चाहे वो सिविल का केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, किसी भी केस में किस किस चीज की बात उठती है? अधिकारों की। लड़ाई किस चीज की होती है? ऐसा भी आपने कहावत सुनी होगी कि हमारी कौन सा जमीन बट रही है, लेकिन बात नाक की है साहब। नाक से मतलब अधिकारों की है। अधिकार के लिए लड़ता, अधिकार भी संपत्ति होता है। तो राइट्स, लायबिलिटी और डिसएबिलिटी, अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता। एक पक्षकार इसे अपने फेवर में साबित करेगा, मतलब इसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, और दूसरा पक्षकार इसके अनस्तित्व को साबित करेगा, नॉन एग्जिस्टेंस को। और अगर अस्तित्व की बात उठी तो उसकी प्रकृति क्या होगी? नेचर। और उसका एक्सटेंट क्या होगा? विस्तार क्या होगा? तो सवाल उठा कि विवाद का विषय है क्या? कि विवाद का विषय ऐसा बिंदु है जिस पर पक्षकारों के अधिकार, दायित्व या निर्योग्यताएं निर्भर करती हों। कैसे निर्भर करती हो? कि एक तो कहता है कि मेरे फेवर में है राइट, दूसरा कहता है नहीं, इसके फेवर में नहीं है। और यदि है तो उसका नेचर क्या है, उसका विस्तार क्या है। टेक्निकल टर्म में क्या लिख दिया कि विवादक तथ्य ऐसा तथ्य है जो अकेले ही या दूसरे तथ्यों के साथ मिलकर किसी वाद या कार्रवाई में एक पक्षकार द्वारा कहे गए और दूसरे द्वारा इंकार किए गए अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार के विषय में बताता हो, स्पष्ट करता हो। ये टेक्निकल टर्म में लिख दिया गया। और बहुत सिंप्लीफाई कि वो बिंदु जो पार्टीज के बीच विवादित है वही विवाद का बिंदु है। बस शर्त यह है कि उस पर पक्षकारों के अधिकार और दायित्व निर्भर करते हो। ऐसा ना हो जैसा वो महिला बता रही थी कि फोन आते ही बाहर को चले जाते हैं जी, आवाज कम कर लेते हैं जी, खाने में कमी नहीं निकालते जी, चुपचाप खा लेते हैं, अपनी पसंद नहीं बताते जी। विवाद तो ये भी है, बट इस पे पक्षकारों के राइट और ड्यूटीज निर्भर नहीं करती हैं।
इस विवाद को यदि डिसाइड कर भी दिया जाए तो इससे कोई हासिल नहीं होने वाला, किसी पक्षकार को कोई राइट नहीं मिलने वाले। हाँ, क्रूअलिटी करता है साहब, तो फिर एक पार्टी का राइट है जिसके प्रति क्रूअलिटी होती है कि वो अपने विवाह को विच्छेदित कराए इस आधार पे। अडल्ट्री करता है साहब विवाह का एक पक्षकार, तो दूसरे को अधिकार है कि इस ग्राउंड पर वो अपने मैरिज को डिसॉल्व कराए। तो एवरी डिस्प्यूटेड फैक्ट बिटवीन द पार्टीज कैन नॉट से दैट दिस इज ए फैक्ट एन इशू। विवाद का प्रत्येक बिंदु ये नहीं कहा जा सकता कि वो फैक्ट एन इशू है। विवाद का वो बिंदु फैक्ट एन इशू होगा, विवाद का वो बिंदु विवादक तथ्य होगा जिस पर पक्षकारों के अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता टिकी हुई हो। इज दिस क्लियर? कि साहब इस बिंदु को डिसाइड किया, केस सॉल्व। ठीक है जी, आइए चलिए अगले डेफिनेशन पे आते हैं, रेलिवेंट फैक्ट 2K। जहां 2K लिखा हुआ वहां लिखो, इंग्लिश वाले लिखें लीगली रेलिवेंट, नॉट लॉजिकली रेलिवेंट। लीगली रेलिवेंट, नॉट लॉजिकली रेलिवेंट। लीगली रेलिवेंट, नॉट लॉजिकली रेलिवेंट। और हिंदी वाले लिखें सुसंगत तथ्य, जहां पर लिखा हुआ है 2-1K, उसके वहीं जहां भी जगह मिले विधिक सुसंगतता न कि तार्किक सुसंगतता। विधिक सुसंगतता न कि तार्किक सुसंगतता। देखिए सामान्य भाषा से एक समझते हैं इस चीज को कि साहब इसका मतलब क्या हुआ। ये कह रहा है कि साहब जिन्हें कानून ने, लॉ ने रेलिवेंट डिक्लेयर किया है, जिन फैक्ट्स को लॉ ने कहा कि ये रेलिवेंट है वही रेलिवेंट होंगे। तर्क के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि ये भी रेलिवेंट है। रेलिवेंट के लिए बेसिकली यदि आप रेलिवेंसी की बात करते हैं, ये डिस्कशन में आएगा जब सेक्शन 5 पढ़ाऊंगा, सुसंगतता या सुसंगति। रेलिवेंसी के लिए बेसिकली दो फैक्ट होते हैं, या 1-2। और रेलिवेंसी बेसिकली इन दोनों फैक्ट के बीच का रिलेशन है। इनमें से एक फैक्ट तो है साहब विवादक तथ्य, जो अभी आपने पढ़ा, और दूसरा फैक्ट कोई अदर फैक्ट है, एनी अदर फैक्ट। अब सवाल उठा कि साहब ये जो अदर फैक्ट है क्या ये इस रेलिवेंट फैक्ट से रेलिवेंट है, ये इस डिस्प्यूटेड फैक्ट से रेलिवेंट है? तो कहा कि भाई इसमें और इसमें संबंध देख लो, यदि संबंध ऐसा है कि ये फैक्ट इसके अस्तित्व अनिस्तित्व पर प्रकाश डालता हो तो ये रेलिवेंट है। देखिए विवाद का विषय क्या है, क्या ए ने बी की हत्या की, ये क्वेश्चन है और यही विवाद का विषय। मर्डर केस चल रहा है ए पर, बी के मर्डर के लिए ए को प्रोसिक्यूट किया गया, एंड क्वेश्चन इज दैट वेदर ए मर्डर बी। अब एक दूसरा फैक्ट कि साहब जिस तलवार से हत्या हुई वो ए के पोजेशन से मिली, ए के कब्जे से रिकवर हुई, ये फैक्ट एक आया। तो साहब अब सवाल उठा क्या ये फैक्ट इस फैक्ट
का रेलिवेंट फैक्ट है। तो इन दोनों का रिलेशन देखो साहब, अगर ये फैक्ट इस फैक्ट के रिलेशन में है और ऐसा रिलेशन है कि इस पर कुछ ना कुछ प्रकाश डाल रहा है, तो फिर ये रेलिवेंट होगा। तो साहब जिस जिस तलवार से बी का मर्डर हुआ, वो तलवार ए के पोजीशन से मिल रही है, तो कुछ कुछ प्रकाश नहीं पड़ रहा क्या इस बात से? आपके कब्जे में कैसे आ गई? है कि नहीं? तो बेसिकली जब भी बात रेलिवेंसी की होगी तब दो फैक्ट की होगी, जिसमें से एक फैक्ट होगा विवाद का विषय और बाकी कुछ और फैक्ट होंगे। तो सवाल ये उठेगा कि वो और फैक्ट जो है क्या वो रेलिवेंट है? तो आप देख लीजिए कि उन दोनों फैक्ट का रिलेशन कैसा है। अगर संबंध ऐसा है कि इस फैक्ट की वजह से उस दूसरे फैक्ट के अस्तित्व या अनस्तित्व, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर प्रकाश पड़ता है, उसके बारे में पता चलता है, तो फिर वो रेलिवेंट है, उससे जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है ये तो एक। और अगर कोई प्रकाश नहीं पड़ता फिर ये रेलिवेंट नहीं है। बट बट अगर हम ऐसे देखें तो हमें तार्किक रूप से कुछ जुड़ाव दिखाई दे जाएगा, लॉजिकली। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम लॉजिकल रेलिवेंसी को नहीं मानता। ये कौन सी रेलिवेंसी की बात करता है? लीगल रेलिवेंसी की। और इसने लीगली तरीके से सेक्शन नंबर 5 से 50 में और उधर 6 से 55, 4 से 50 में लिख दिया है कि भाई ये फैक्ट रेलिवेंट होंगे। लॉ में ही प्रोवाइड कर दिया, इसलिए कहा गया कि यहां पर जो रेलिवेंसी है वो कैसी है? लीगल है, लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल कैसे होता है? देखिए साहब, एक सामान्य एग्जांपल समझिए। विद फैमिली कार्ड सुना होगा, और ये किसने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। मेरे हिसाब से कोई भारत से बाहर का तो होगा नहीं, सब भारत के ही है यहाँ पे, इंडियन। सुना होगा। इसके बारे में रूल ये था, अब नहीं मुझे पता क्या रूल है। इसके बारे में रूल ये था ग्रामीण क्षेत्रों में कि साहब अगर चूल्हा नोत दिया तो फिर उस घर में जितने मेंबर हैं वो खाने नहीं भी गए तो उनका परोसा आपको घर भेजना पड़ेगा। मतलब अगर चूल्हा नोत दिया, विद फैमिली इनवाइट किया, तो उस दिन उनके घर पे चूल्हा नहीं चढ़ेगा, खाना नहीं पकेगा। ऐसा हो सकता है इसमें से एक दो आदमी बाहर गए हों किसी काम से, खेत में चले गए हों, दावत के समय न पहुंच पाए हों, तो फिर परोसा जाएगा कि दो आदमी उनके यहां से नहीं आ पाए थे, उनका खाना भेज दो। इट्स इम्प्लाइड। ठीक है, क्लियर? अब साहब मेरे पास एक विद फैमिली कार्ड आया और मेरे पास पिछले 5 साल से रहमान भाई रहते हैं मेरे साथ, मेरे फ्लैट पर ही। तर्क तो ये कहता है कि फिर इनका भी खाना आना चाहिए। तर्क तो ये कहता है भाई 5 साल मेरे साथ रह रहे हैं, तो जहां मैं खाता हूं वही ये खाते हैं, जो मैं खाता हूं वही ये खाते हैं, जो मैं पकाता हूं वही इसमें ये हेल्प करते हैं। तो फिर तर्क तो ये कहता है कि फिर इनका भी खाना आना चाहिए, परोसा आना चाहिए, अगर ये खाना नहीं जा रहे। या अगर कार्ड पे मेरा भी नाम लिखा हुआ है तो तर्क तो ये कहता है कि मैंने भी साथ लेके चले जाऊं। बट लीगली नहीं, क्योंकि ये मेरे फैमिली मेंबर तो है नहीं साहब। तो कोई चीजें तार्किक रूप से रेलिवेंट हो सकती हैं, बट जरूरी नहीं कि वो लीगली हो। लीगली तो वही है जो साहब लिख दी गई है। 4 से 55 में जो फैक्ट बता दिए गए कि 50 में 4 to 50, वही रेलिवेंट होंगे। अभी पुराने वाला इंडियन एविडेंस एक्ट आत्माओं में बसा हुआ है, टाइम लगेगा। मैंने कहा था ना, इसलिए हर रोज सुबह 10 मिनट एक्सरसाइज करो इस पे, इसके इंडेक्स पे। अभी मैं इससे पहले एक और क्लास करा रहा था, ये स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके प्रोविजंस बिल्कुल सिमिलर हैं हिंदू मैरिज एक्ट जैसे, 95% प्रोविजन सिमिलर है। वहां भी बार बार वो याद आ रहा, अगर अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट तो 13 भी। फिर मैंने कुछ अपने फॉर्मूले सेट कर रखे हैं दिमाग में कि नहीं ठीक है 28 में, उसमें डाइवोर्स 27 में है अपने, लेकिन फिर भी याद रहते हैं वही।
तो साहब हम बात कर रहे हैं रेलिवेंट फैक्ट की, तो पहला सवाल हमारा ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जिस रेलिवेंसी की बात की गई है, जिस रेलिवेंट फैक्ट की बात की गई है, वो लीगली रेलिवेंट है, लॉजिकली रेलिवेंट नहीं है। दिल्ली हरियाणा बहुत पूछता है इस सवाल को प्रीलिम्स में। लीगली रेलिवेंट, लॉजिकली रेलिवेंट, लीगली एंड लॉजिकली दोनों तरीके के रेलिवेंट, नन ऑफ द अबाव। तो कौन सा आंसर सही होगा? लीगली रेलिवेंट। अब देखिए जरा क्या कहता है। बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 2(1) में रेलिवेंट फैक्ट को डिफाइन किया गया, बट सही मायने में ये रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन है नहीं। इसमें तो केवल ये बता दिया कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाएगा। कब? जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में दिए गए प्रकार में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे से जुड़ा हुआ हो। और सिंप्लीफाई करूं तो इसमें तो ये कह दिया गया कि साहब एक फैक्ट रेलिवेंट कब कहा जाएगा? जब वह धारा 4 से 50 में लिखा हो। ये लिखा है इसमें। एक तथ्य सुसंगत कब कहा जाएगा? जब वह सेक्शन 4 से 50 में आता हो। इससे तो नहीं पता चला हमें कि वास्तव में रेलिवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है साहब। तो रेलिवेंट फैक्ट का मतलब है ऐसा फैक्ट जो अपने आप अकेले ही या फिर दूसरे तथ्यों के साथ मिलकर विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व पर प्रकाश डालता हो, अधिसंभावना दर्शित करता हो, जिसमें फोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो। अगर किसी में फोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है तो फिर वो रेलिवेंट हो ही नहीं सकता। जो प्रकाश डाल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, वो कैसे रेलिवेंट है साहब? मैंने आपसे सवाल किया कि भाई आप राजस्थान का पेपर देने गए थे प्रीलिम्स, और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं पेपर के बारे में। और आप मुझे बताने लगे कि साहब पेपर जब देने जा रहे थे तो यहां से जिस बस में बैठे साहब उसमें टायर पंक्चर हो गया, बस बदलनी पड़ गई हमें। फिर हमने साहब ऑटो कर लिया। बस जा ही रहे थे साहब, एक छोले भटूरे की दुकान दिख गई, ताजे ताजे छोले भटूरे बन रहे थे, वो बैठ गए छोले भटूरे खाने। अब बताओ पेपर पे इस बात से क्या प्रकाश पड़ रहा है? देयर इज नो फोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर these facts आर नॉट रेलिवेंट। तो रेलिवेंट फैक्ट का मतलब ऐसा फैक्ट जिसके अंदर कुछ फोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो, जो प्रोबेबिलिटी शो करता हो, जो अधिसंभावना दर्शित करता हो कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। A is prosecuted for the murder of B। अब क्या क्या रेलिवेंट फैक्ट हो सकते हैं साहब? इंटेंशन रेलिवेंट हो सकता है कि ए का इंटेंशन बी की हत्या कारित करने का था, क्योंकि जिसके पास इंटेंशन होगा हो सकता है वही वो काम करे। बिना अपराध बिना इंटेंशन के तो होता ही नहीं है। मोटिव, हेतु, कि साहब बी ने पहले ए के फादर को जेल भिजवाया था एक झूठे केस में, इसलिए तभी से गुस्से में था कि बदला लूंगा। मोटिव ए के पास है, तो जिसके पास मोटिव है उसने ही अपराध किया हो। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ए ने अपने दोस्त सी को बताया कि मैंने वो काम कर दिया, देखा सी ने भी नहीं, कन्फेस कर रहा है। रिकवरी ऑफ वेपन्स और डेड बॉडी, एक ही निशानदेही पर डेड बॉडी भी मिल गई और वेपन भी मिल गया जिससे मर्डर हुआ था। ये सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं। तो रेलिवेंट फैक्ट का मतलब ऐसा फैक्ट जो विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व पर प्रकाश डाल रहा हो, अकेले या बाकी सारे तथ्यों के साथ मिलकर।
ये सारे फैक्ट मिलकर की इंटेंशन भी ए का था, मोटिव ए के पास है, उसने अपने दोस्त सी से अपना जुर्म कबूल भी लिया, रिकवरी वेपन की, डेड बॉडी की उसकी निशानदेही पर हुई। ये सारे फैक्ट चीख चीख कर क्या कह रहे हैं साहब? हत्या ए ने ही की है। तो उस विवादक तथ्य के अस्तित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं, अधिसंभावना दर्शित कर रहे हैं कि हो ना हो इसने ही की है, जबकि की इसने नहीं है, की तो इसके भी पिताजी ने है। ऑनर किलिंग सुना है वर्ड? ऑनर किलिंग बेसिकली हॉट ब्लड के बच्चे करते हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं। इससे मतलब है कि जो यंग बच्चे होते हैं, मान के चलिए कि किसी की लड़की ने गलत स्टेप उठाया, मैं तो गलत भी नहीं कहूंगा, उसकी इच्छा है भाई, तो सब उस घर में 4 भाई हैं, तो जो जितना छोटा होगा वो उतना खतरनाक होगा। फिर पिताजी समझाने की बात कर सकते हैं, ताऊ जी समझाने की बात कर सकते हैं, दादाजी समझाने की बात कर सकते हैं, सबसे ज्यादा उफान इनको आएगा। और पता चला कि वो लड़की सबसे छोटे वाले के हाथ लग गई जिसकी एज 18 साल है, और इसने लड़की का गला काट दिया। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है पिताजी आ जाए और पिताजी के भाई मैं तो रिटायर हो गया नौकरी से, मेरा जीवन बचा ही कितना है, इसका आरोप अपने सिर पे ले ले। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन साहब जो फैक्ट थे वो इशारा कर रहे थे कि नहीं, फादर ने ही मर्डर किया। हमें वही देखना। तो रेलिवेंट फैक्ट का मतलब सीधा सा ऐसा फैक्ट जिसके अंदर अधिसंभावना दर्शित करने की शक्ति हो। और किसके बारे में अधिसंभावना दर्शित करने की? विवादक तथ्य के बारे में, जिसके अंदर फोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो, जो ये शो करता हो कि व्हाट वाज द फैक्ट इन इशू, व्हाट वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू, व्हाट वाज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू। वो फैक्ट कहलाता है सुसंगत तथ्य। अदरवाइज डेफिनेशन तो ये कहती है कि सुसंगत तथ्य से अभिप्रेत है ऐसा तथ्य जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 से 50 में लिखा गया है। ठीक, तो हेडिंग डालिए रेलिवेंट फैक्ट और लिखिए, लिखिए सेक्शन 21 के ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, सेक्शन 21 के ऑफ BSA, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लिखेंगे है ना, BSA डज नॉट डिफाइन द टर्म रेलिवेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) 21 के ही लिख लें, 21 टै होगा वैसे मेरे ख्याल से, ठे ठे। अब वो आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल विशुद्ध इंग्लिश लिखना चाहते हैं कि हिंदी की, दोनों मर्जी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21 के, और ऐसे भी लिख सकते हैं 21 ठे ठटेरा। जैसे जब मैंने याद किए होंगे कभी, मैंने कैक है ऐसे याद किए थे, मैं इंग्लिश में याद करता था, लिखता था ऐसे ही, कैक है गे गे अंगे चे छे जे जे ये टे ठे डे डे पे पे बे बे मेरे ले वे ये है से। ऐसी तो है ना वर्णमाला, तो रटी थी सारी ऐसे कि कुछ इंग्लिश में याद करो, कुछ हिंदी में याद करो, बस पेपर में जाके फिर काउंट करके लिख दो कि अच्छा ये है इसका। क्योंकि हिंदी वालों को हिंदी लिखनी है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश लिखनी है, बट फिर भी चल जाता है सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) के, वो के में, के फॉर काइट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) के वास्तव में सुसंगत तथ्य को परिभाषित नहीं करती है। इट सिंप्लीफाई इंडिकेट्स, इट सिंप्लीफाई इंडिकेट्स व्हेन one fact become relevant to another, when one fact become relevant to another।
वास्तव में यह धारा केवल इतना दर्शित करती है कि कब एक तथ्य और दूसरे तथ्य से सुसंगत होगा। वास्तव में यह धारा केवल इतना स्पष्ट करती है कि कब एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत होगा। कब सुसंगत होगा? जब वो 4 से 50 में आता हो, सेक्शन 4 to 50 में आता हो, है ना। पैराग्राफ चेंज कीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 वो 21K, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21K, हाइफन लगा के और इन्वर्टेड कोमाज में जो सेक्शन में लिखा हुआ अपने आप लिख देना, ठीक। 2-3 लाइन छोड़ दो बेयरक से। अब आइए फॉर एग्जाम्पल, 2-3 लाइन छोड़ के लिखिए फॉर एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, निकटता से जुड़े हुए तथ्य, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, निकटता से, जैसे निकटता से जुड़े हुए तथ्य। धारा 4 से 14, 14, 4 to 14। सेकंड, एडमिशंस एंड कन्फेशंस, स्वीकृति एवं संस्वीकृति। फिफ्टीन टू 25। नेक्स्ट, थर्ड, डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेट्रा, मृत्युकालिक कथन इत्यादि। सेक्शन 26 एंड 27, 27 और 28, 26 27, सॉरी 26 27, 26 और 27। नेक्स्ट, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, स्टेटमेंट मेड्स या स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन 28 to 32, 28 से 32। नेक्स्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयों के निर्णय, सेक्शन 34 to 38। नेक्स्ट, 34 to 38। नेक्स्ट, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, अन्य व्यक्तियों की राय, 39 to 45। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल, एविडेंस एज टू कैरेक्टर, शील का साक्ष्य, 46 से 50, 46। एविडेंस एज टू कैरेक्टर, शील का साक्ष्य, 46 to 50। ये तो परिभाषा में लिखा हुआ है। परिभाषा रेलिवेंट फैक्ट को डिफाइन नहीं करती है, केवल ये बताती है एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कब रेलिवेंट होगा। आंसर क्या देती है कि जब वो सेक्शन 4 से 50 में लिखा हो। जैसे कौन कौन से लिखे हैं वही हमने लिख भी दिए, ठीक जी। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिए, नॉर्मली रेलिवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स which are necessary for proof or disproof for proof of or disproof of a fact in issue। सामान्यतः सुसंगत तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जो
विवादक तथ्य को साबित अथवा नासाबित करने के लिए जरूरी होते हैं। नेसेसरी फॉर प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ ए फैक्ट इन इशू, जो विवादक तथ्य को साबित अथवा नासाबित करने के लिए जरूरी होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रेलिवेंट फैक्ट आर एविडेंशियरी फैक्ट्स। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट्स आर एविडेंशियरी फैक्ट्स। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सुसंगत तथ्य साक्षिक तथ्य, साक्षिक तथ्य और ब्रैकेट में फैक्टम प्रोबेंडस आर एविडेंशियरी फैक्ट्स, which are capable of affording a reasonable presumption, which are capable of affording a reasonable presumption as to fact in issue, as to fact in issue। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सुसंगत तथ्य साक्षिक तथ्य होते हैं जो विवादक तथ्य के बारे में एक युक्तियुक्त उपधारणा दर्शित करते हैं। इट मीन्स, क्या लिखा, नहीं लिखा, अफोर्डिंग ए रीजनेबल प्रिजम्पशन एज टू फैक्ट इन इशू। इट मीन्स द फैक्ट्स which have a force of probability is called the relevant fact. It means the facts which have the force of probability is called the relevant facts। इसका मतलब, इसका 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 तात्पर्य यह हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे तथ्य जिनमें कुछ सीमा तक अधिसंभावना का बल हो, जिसमें कुछ सीमा तक अधिसंभावना का बल हो, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। बस एक छोटा सा और टॉपिक लिख लें इनमें, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य में which have the force of probability, विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य में अंतर, हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए फैक्ट इन इशू, या हाँ एक तरफ ऐसे लिख लीजिए। वैसे तो जब डिफरेंस लिखें लाइनर में लिखें, ऐसे वैसे मत करके लिखें, एक बताएं जबकि करके ऐसे लिखेंगे, है ना। बट आप यहाँ लाइन खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका अपना नोट है। एक तरफ लिखिए विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू, और दूसरी तरफ सुसंगत तथ्य रेलिवेंट फैक्ट। फर्स्ट पॉइंट, फैक्ट इन इशू आर द फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू आर द फैक्ट्स विच आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द पार्टीज। विवादक तथ्य वे तथ्य हैं जो पक्षकारों के बीच, एक तरफ लिखें विवादक तथ्य और एक तरफ सुसंगत तथ्य। पहला पॉइंट विवादक तथ्य में लिखें कि विवादक तथ्य वे तथ्य हैं जो पक्षकारों के बीच विवादित होते हैं। फैक्ट इन इशू आर दोज फैक्ट्स which are disputed between the parties। अब रेलिवेंट फैक्ट की तरफ आ जाएं। सुसंगत तथ्य अपने आप में विवाद का विषय नहीं होते, परंतु वे विवादिक, परंतु वे विवादित तथ्यों
के संबंध में अनुमान दर्शित करने के आधार होते हैं। वे विवादित तथ्यों के संबंध में अनुमान दर्शित करने के आधार होते हैं। मतलब विवादक तथ्यों के बारे में जो अनुमान निकाला जाता है वो इन्हीं के आधार पे निकाला जाता है कि देखिए साहब, मोटिव भी इसी के पास था, रिकवरी भी इसी से हुई साहब, एक्सपर्ट का एविडेंस भी इसी के अगेंस्ट आ रहा है साहब, कंडक्ट इसका देख लीजिए साहब। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखे रेलिवेंट फैक्ट आर नॉट देमसेल्व्स इन इशू। इसी में फर्स्ट पॉइंट ही था, है ना, इधर वाले में फर्स्ट पॉइंट, रेलिवेंट फैक्ट्स आर नॉट देमसेल्व्स इन इशू but are foundation of inferences but are foundations of inferences regarding them। सेकंड डिफरेंस आइए और फैक्ट इन इशू की तरफ लिखिए, विवादक तथ्य की तरफ। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फैक्ट। ये मुख्य तथ्य, ब्रैकेट में वही फैक्टम प्रोबेंडम, ये मुख्य तथ्य कहलाते हैं। विवादक तथ्य में दूसरा अंतर है, ये मुख्य तथ्य कहलाते हैं। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फैक्ट, फैक्टम प्रोबेंडम। उधर लिखिए इट इज कॉल्ड एविडेंशियरी फैक्ट, ये साक्षिक तथ्य कहलाते हैं, ब्रैकेट में फैक्टम प्रोबेंडस। तीसरा पॉइंट लिखिए विवादक तथ्य में, इट इज द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। ये पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के आवश्यक अंग होते हैं। ये पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों के आवश्यक अंग होते हैं। उधर लिख दीजिए इट इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज। ये पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों के आवश्यक अंग नहीं होते। फोर्थ पॉइंट, फैक्ट एंड इशू विल डिपेंड अपॉन द प्रोविजंस। फैक्ट एंड इशू विल डिपेंड, फैक्ट एंड इशू विल डिपेंड अपॉन द प्रोविजंस of the substantive law, of the substantive law applicable to the matter। विवादक तथ्य मामले पर लागू होने वाली सारभूत विधि के प्रावधानों, विवादक तथ्य मामले पर लागू होने वाली सारभूत विधि के प्रावधानों पर निर्भर करते हैं। उधर लिखिए रेलिवेंट फैक्ट्स आर मेंशन्ड इन सेक्शन 4 to 50 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जबकि सुसंगत तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 से 40 में वर्णित हैं। देखो तीन डेफिनेशन और देखते हैं छोटी सी, केवल प्रीलिम्स के पर्पज से, कोई आपको नोट नहीं बनाना, बस समझना। एक है प्रूव्ड, एक है नोट प्रूव्ड, और एक है डिसप्रूव्ड।
आई थिंक 2C में है, I में है, J में। ठीक है जी। देखो, प्रूव में भी प्रूव हुआ होगा और डिसप्रूव में भी प्रूव हुआ होगा, बस ये बात समझने की। यहां भी प्रूव हुआ और यहां भी प्रूव हुआ, और यहां जो न प्रूव हुआ न डिसप्रूव हुआ, बस ये बात समझने की। कैसे? मान के चलिए ये कोई फैक्ट है, इसे प्रूव करना, साबित करना। तो कोर्ट के सामने एविडेंस आया, इसे साबित करने के लिए मटेरियल क्या होगा? एविडेंस होगा ना। किसी भी फैक्ट को साबित करने का मटेरियल क्या होगा? एविडेंस। तो कोर्ट के सामने जो एविडेंस आया, कोर्ट ने इस एविडेंस पर विचार किया, और विचार करने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि यह फैक्ट साबित हो गया। ठीक है जी। ऐसे ही कोई फैक्ट जिसे डिसप्रूव करना, वहां भी एविडेंस आया, दूसरे पक्षकार डिसप्रूव करेगा उसे। एविडेंस आया और कोर्ट ने इस एविडेंस पर विचार किया, और विचार करने के बाद यह निर्णय ले लिया कि यह फैक्ट डिसप्रूव हो गया। तो चाहे प्रूव हो चाहे डिसप्रूव हो, दोनों में क्या होता है? प्रूव होता है। और प्रूव क्या होता है? एक में बेसिकली एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और एक में नॉन एग्जिस्टेंस। बस इतनी बात। अब ऐसे लिखा हुआ है, कोई तथ्य साबित हुआ कब कहा जाएगा? जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के उपरांत यह निर्णय ले कि वह तथ्य साबित हो गया है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी भी सामान्य आदमी को उठा के रख दो, वो यही कहेगा तो साबित है जी इन बातों से। कोई तथ्य ना साबित हुआ कब कहा जाएगा? कि जब कोर्ट अपने सामने के विषयों पर यानी कि एविडेंस पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका अस्तित्व साबित हो गया, या कोर्ट की अगर जगह किसी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को रख दो उन परिस्थितियों में, तो वो भी यही कहेगा ये तो साबित है। और नॉट प्रूव का मतलब जो ना तो प्रूव हुआ ना डिसप्रूव हुआ। तो जब आप सवाल देखेंगे वहां यही पूछा जाता है, डिसप्रूव में यह साबित हो गया कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है, ये प्रूव हुआ। प्रूव में ये प्रूव हो गया कि देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। डिसप्रूव में इट इज प्रूव दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, बट दोनों में होता प्रूव ही है। इज दिस क्लियर? चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्शन 5, 6 जो भी रहेगा। कल से मतलब तो मंगल सोमवार से, कल संडे है, आप इंजॉय करें। कल मैं एचजीएस की क्लास लूंगा 1, 2।